हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। घर में रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं आपके सारे टीचर्स आपके लिए। ऑनलाइन वीडियोस, ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप लोग भी उसके साथ कोऑपरेट कीजिए और आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेशनल इनकम के थ्योरी पोर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। न्यूमेरिकल पोर्शन अभी तक हम कर चुके हैं, 3 मेथड्स हमने उसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन में किए थे। आज से हम इसकी थ्योरी को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। नोट्स मैंने आपको नोट्स जो है वो भेज दिए थे, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे थ्योरी का, ठीक है। उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मैं जो बुक यूज़ करता हूँ वो है, राइटर का नाम है संदीप गर्ग, ठीक है। और ये धनपत राय पब्लिकेशंस की बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक लगी मुझे ये, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। कुछ बच्चे टी.आर. जैन पढ़ रहे होंगे, टी.आर. जैन बुक से पढ़ते होंगे, वो भी अच्छी बुक है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी पोर्शन। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा इसके अंदर दिया हुआ है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पर इसमें से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से आ सकता है। वैसे तो छोटा क्वेश्चन आता है, पर क्या पता बड़ा भी आ जाए, तो इसको अच्छे से समझना। 2-3 कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर पढ़ने के लिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहले मैं इसको अपने तरीके से समझाऊंगा, फिर जो बुक की लैंग्वेज है उससे समझाऊंगा आपको इसको, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए, जैसा कि इसके नाम से आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है सर्कुलर फ्लो, एक मिनट, ऑफ इनकम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से ही थोड़ा समझ लीजिए। सर्कुलर का मतलब होता है गोल, सर्कल। फ्लो का मतलब होता है घूमना। इनकम आप जानते ही हैं, तो इस टॉपिक का मतलब है इनकम का गोल गोल घूमना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए आपके सामने अभी बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है इसका, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपके सामने बड़ा कॉन्सेप्ट भी आएगा। किसी भी इकोनॉमी के अंदर टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं, टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। पहला, जिसमें हम लोग आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा, जिसमें हमारी गवर्नमेंट को लिया जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर। तीसरा, हमारे प्रोड्यूसर्स, इसको एक्चुअली दूसरे नंबर पे रखना चाहिए, इसको तीसरे पे, तो आप लोग अपने चेंज कर लेना। एंड द फोर्थ वन इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विदेश, दूसरे देश, अमेरिका, चीन, जापान, जो भी देश हमारे अलावा हमारे साथ बिजनेस करते हैं, उनको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। इन चारों सेक्टर्स के बीच इनकम का फ्लो होता है, ठीक है। ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, इस तरीके से इनकम का फ्लो चलता रहता है। उस इनकम के फ्लो को ही हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इस प्रोड्यूसर को सेकंड नंबर पर रख दूं, तो जो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर वाला जो सेक्टर होगा मिला के, अगर मैं इन दोनों के फ्लो की बात करूं आपस में, उसको बोलते हैं हम 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड की और प्रोड्यूसर्स की, ठीक है। नंबर 1 मैं इस पर डाल देता हूँ, नंबर 2 मैं इस पर डाल देता हूँ, ध्यान रखना आप इसको आगे पीछे लिख लेना, मुझसे मैंने गलती से इसको नीचे लिख दिया। थर्ड सेक्टर एक और अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ, गवर्नमेंट वाला, इसको मैं थर्ड नंबर डाल देता हूँ, तो हम उसको बोलेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी। एंड अगर मैं चारों सेक्टर्स को एक साथ लेता हूँ तो उसको हम बोलते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी, या फिर ओपन इकोनॉमी। बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ मैं। 3 सेक्टर,
पहले हम बात करेंगे टू सेक्टर की, जिसमें हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स आएंगे, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। फिर हम बात करेंगे थ्री सेक्टर मॉडल की, थ्री सेक्टर इकोनॉमी की, जिसके अंदर हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स तो थे ही, गवर्नमेंट सेक्टर भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे चारों सेक्टर्स की एक साथ, जिसमें हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सारे आ जाएंगे। मतलब क्या है इसका, कि हम पहले पढ़ेंगे कि टू सेक्टर इकोनॉमी के बीच में इनकम किस तरीके से घूमती है। फिर हम पढ़ेंगे तीन सेक्टर्स जब हो जाते हैं तो इनकम कैसे कैसे घूमती है, किसको क्या मिलता है। और जब हम लास्ट वाला पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे फोर सेक्टर्स हैं, चारों सेक्टर्स जब एक साथ काम करते हैं तो उसमें हमें कैसे इनकम को घूमना होता है, किस तरीके से इनकम घूमती है। तो अगर मैं बात करूँ 12th क्लास के लिए, तो 12th क्लास में आपके पास सिर्फ बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इन्होंने, तो उतना ही आपको पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 और 4 अभी आपके पास नहीं है, ये आपके पास हायर क्लासेस में आएगा, सेकेंड ईयर में आएगा बेसिकली, तो अभी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आएंगे मैंने बताया था आपको भी। हाउस होल्ड आएगा सबसे ऊपर वाला, और जिसको मैंने गलती से 3rd नंबर पे लिख दिया वो आएगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर। इसको आप सेकंड पे लिख लेना अपने नोट्स में, और इसको नोट्स में ज़रूर लिख लेना, शॉर्ट में आप समझ पाओगे, कभी भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, ठीक है। तो इस सेक्टर के अंदर, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर हम पढ़ेंगे कि इनकम किस तरीके से घूमती है। तो मैं एक छोटा सा चार्ट बना देता हूँ, इस तरफ मैं लिख देता हूँ हाउस होल्ड सेक्टर, उसके बाद बुक से भी समझा दूंगा आपको मैं, पहले आप ये समझिए जो मैं समझा रहा हूँ। और इस तरफ मैं लिख देता हूँ प्रोड्यूसिंग सेक्टर। देखो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी सामान अपने लिए खरीदते हैं, कोई भी चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपनी ज़रूरत के लिए, वो कौन बनाता है, प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने लिए जो पैसा खर्च करते हैं वो कहाँ जाता है, प्रोड्यूसर्स के पास जाता है। मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है हमारी चीज़ों के लिए, वो प्रोड्यूसर्स के लिए इनकम का काम करता है। बात समझ में आई। हाउस होल्ड सेक्टर जो पैसा खर्च करता है, उस खर्चे को, उस एक्सपेंडिचर को क्या नाम दिया जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नाम दिया जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नाम दिया जाता है। समझ में आ गया। जो कि हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ इनकम की फॉर्म में जाता है। क्लियर। अब आते हैं इससे, एक तो हो गया इधर से इधर इनकम जा रही है, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास ये जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं ये कहाँ से आता है, हम कोई ना कोई जॉब करते हैं, वहाँ से हमें सैलरी मिलती है, या फिर कुछ और काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई रेंट से इनकम कमा रहा है, तो वो सारी की सारी इनकम हमारी होती है। अब हम जॉब किसके लिए कर रहे हैं, हम जॉब भी प्रोड्यूसर्स के लिए ही तो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम उनको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, जिसके बदले में वो हमें इनकम देते हैं। तो यहाँ से यहाँ वो हमें इनकम दे रहे हैं। बात समझ आई। हाँ, किस बदले में दे रहे हैं, वो हमारी सर्विसेज के बदले में। हम उनको लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनको अपनी कोई जगह दे रहे हैं, उनके गोडाउन के लिए या शॉप के लिए, कुछ इस तरीके का कोई भी काम हम दे रहे हैं उनको। तो जो पेमेंट वो हमें करेगा उसको कहते हैं हम फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। अभी समझाऊंगा और अच्छे से इसको। फैक्टर पेमेंट्स, जैसे वो हमें वेजेस दे सकते हैं, वो हमें रेंट दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, इंटरेस्ट दे सकते हैं, अभी बुक में समझाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हाउस होल्ड सेक्टर से इनकम प्रोड्यूसर सेक्टर्स की तरफ जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर से इनकम हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा और बता दूं। एक सर्कल मैंने ये बाहर बना दिया, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं किसी चीज़ के बदले में मिलती है हमें। अगर हमने कोई पैसा खर्च किया है तो वो गुड्स के बदले में किया होगा। तो ये यानी कि एक सर्कल मैं और बना देता हूँ अंदर, जो कि डॉटेड में बना देता हूँ। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये सर्कल है जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। कहाँ से, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की तरफ से। देखो, प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दिए, उसके बदले में हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करके उनको इनकम दे दी। बात समझ आई। और हमने इनको क्या दिया था, हमने इनको अपनी सर्विसेज दी थी, जिसके बदले में हमें सैलरी या वेजेस या रेंट मिला था, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं
फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो हमने इनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की, जिसके बदले में हमें इन्होंने क्या दी, फैक्टर पेमेंट्स दी। ध्यान रखना, तो दो सर्कल बने हैं, एक अंदर वाला सर्कल बना हुआ है जिसमें कि कहीं पर भी मनी की बात नहीं हो रही है, गुड्स की सर्विसेज की ही बात हो रही है, ठीक है। और बाहर वाला जो सर्कल दिख रहा है आपको, उसमें हर जगह मनी की बात हो रही है, हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं वो भी मनी है, ये लोग जो हमें पे कर रहे हैं वो भी मनी है। तो ध्यान रखना ये बात, दो सर्कल बने हैं हमारे पास। जो इनर सर्कल है वो भी एक फ्लो दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो दिखा रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। ये भी टॉपिक आएगा आपके सामने, फिर अच्छे से समझाऊंगा, अभी छोटा सा समझ लो इसको। जो हमारे सामने अंदर वाला सर्कल है वो क्या दिखा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो दिखा रहा है। यहाँ पर कहीं भी मनी की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। जो डॉटेड वाला बनाया हुआ है मैंने, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनी की कहीं बात नहीं हो रही। अगर हम बात करते हैं आउटर वाले सर्कल की, तो वो हमें क्या दिखा रहा है, मनी का फ्लो दिखा रहा है। यहाँ से यहाँ भी मनी जा रही है, यहाँ से यहाँ भी मनी आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। ध्यान रखना, पूछ सकता है वो आपसे, मनी फ्लो क्या होता है या रियल फ्लो क्या होता है। तो रियल फ्लो होता है फ्लो बिटवीन द टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर्स थ्रू 2 या 3 या 4 सेक्टर्स। और अगर वो पूछता है मनी फ्लो, तो मनी फ्लो का मतलब होगा फ्लो ऑफ मनी बिटवीन 2 और 3 और 4 सेक्टर्स अगेंस्ट एनी गुड्स एंड सर्विसेज या अगेंस्ट एनी रियल फ्लो। समझ में आ गई बात। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट होता है, जिसका नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। आपके सामने टू सेक्टर इकोनॉमी का ही क्वेश्चन आएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। यही आपके सिलेबस में यही वाला है। तो इसमें हमने पढ़ा हाउस होल्ड सेक्टर होता है और प्रोड्यूसिंग सेक्टर होता है, जो कि एक दूसरे को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में एक दूसरे को पैसा भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज वाला जो सर्कल बना हुआ है अंदर, उसको बोलते हैं रियल फ्लो, और जो बाहर सर्कल बना हुआ है मनी वाला, उसको बोलते हैं हम मॉनिटरी फ्लो या मनी फ्लो, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को आपको बुक से करके दिखाता हूँ, बुक में कैसे दिया हुआ है। हाँ जी बेटा, तो अब हम बुक में आ गए, वही टॉपिक आपको बुक में समझाया जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसका मैंने आपको भी डायग्राम में कॉपी बना के समझाया था। तो देखो बुक में भी एक टॉपिक लिखा है सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो वही चीज़ हम इसमें भी पढ़ेंगे, आपके सामने यही आपके सिलेबस में है। अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेक्टर्स, यानी कि यहाँ पर दो सेक्टर्स को एज्यूम किया जाता है, दैट इज़ हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म सेक्टर। फर्म का मतलब वही प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना वर्ड्स के बीच। अब आगे लिखा है हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि हाउस होल्ड्स के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप होती है। क्या मतलब है इसका, अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं किसी फर्म में काम कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी जो मेहनत है उसका ओनर कौन है, मैं ही हूँ, ठीक है। मैं अपनी मेहनत को, अपनी लेबर को किसी दूसरी फर्म को या कंपनी को बेच रहा हूँ, उसके बदले मुझे सैलरी मिलेगी, ठीक है। एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब देखो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, हाउस होल्ड्स आर दी ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड जो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज के कंज्यूमर्स भी होते हैं। समझ में आ गई बात। एंड का मतलब होता है और इसके कंज्यूमर भी होते हैं, समझ में आ गया। तो हम लोग अपना जो फैक्टर सर्विसेज है वो बेचते हैं फर्म्स को, और उनकी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है फर्म्स क्या होते हैं, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू दी हाउस होल्ड्स। फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाती हैं और हाउस होल्ड्स को बेचती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो पहले मैं बता दूं क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। अगर हम अपनी ही कंट्री के अंदर सारा कुछ डील कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सर्विसेज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगर हम अपनी कंट्री से बाहर भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं तो उसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम किसी विदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने ही कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगर आप 3 सेक्टर की बात करेंगे जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी ऐड हो जाता है तो भी वो क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर भी हमने विदेशों की कोई बात नहीं की है। ओपन इकोनॉमी कब होगी, जब हम विदेशों की बात करेंगे, मतलब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंक्लूड कर लेंगे, जो कि मैंने बताया था आपको भी 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। इस
जो हम फॉर्म पढ़ रहे हैं अभी टू सेक्टर इकोनॉमी, इसके अंदर ना तो कोई गवर्नमेंट का रोल है और ना ही कोई फॉरेन ट्रेड हो रहा है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने बताया था गवर्नमेंट भी नहीं होती इसमें और वो क्या बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं होता, सिर्फ कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी आपको एक वैसा ही डायग्राम दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग है। जो मैंने बनाया था वो थोड़ा सिंपल है, आप चाहो तो वो वाला भी याद रख सकते हो या फिर इसको समझ लो, अगर आपको ये समझ में आता है तो इसको भी याद रख लेते हो। पहली बात हम करते हैं कि हमने हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ क्या क्या जा रहा है, वो दोनों ही चीज़ें ऊपर दी हुई हैं, और फर्म्स से हाउस होल्ड्स की तरफ क्या क्या जा रहा है वो दोनों ही चीज़ें नीचे दी हुई है। मेरे डायग्राम में उल्टा था, मेरे डायग्राम में क्या था, ऊपर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, नीचे फैक्टर पेमेंट्स थी, ये तो चीज़ सेम थी। लेकिन मेरे डायग्राम में क्या था, ये फैक्टर सर्विसेज और ये गुड्स एंड सर्विसेज अंदर बना हुआ था। मतलब इसमें जो इनर सर्कल है वो हमारा क्या दिखा रहा है, मनी फ्लो दिखा रहा है, और मेरे वाले में क्या दिखा रहा था, रियल फ्लो दिखा रहा था, वो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो दिखा रहा था। और बाहर वाला सर्कल मेरा वाला मनी फ्लो दिखा रहा था, जबकि इसके अंदर वो रियल फ्लो दिखा रहा है। समझ में आ रही है बात, उल्टा है डायग्राम, ठीक है। तो देखो अंदर वाले में क्या दिख रहा है, गुड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है, मतलब हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी गुड्स के लिए, और वो गुड्स हमें कौन बेच रहा है, बाहर वाला सर्कल देखो, गुड्स एंड सर्विसेज कौन दे रहा है, फर्म्स से हाउस होल्ड्स की तरफ जाता हुआ दिख रहा होगा आपको ये एरो, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, हम लोग इनको दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज। ये देखो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है फैक्टर सर्विसेज, यानी कि हम लोग इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, इनके बिजनेस में अपनी कैपिटल भी लगा सकते हैं और कुछ मेहनत भी कर सकते हैं, एंटरप्राइजेस कह सकते हैं उसे आप, ठीक है। और फर्म्स हमें उसके बदले में पेमेंट कर रही हैं, वो अंदर दिख रहा है आपको, फैक्टर पेमेंट्स, समझ में आया, जिसमें हमें लैंड है उसके बदले रेंट मिल रहा है, लेबर के बदले वेजेस मिल रही हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिल रहा है, और एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट मिल रहा है, अपनी मेहनत के बदले प्रॉफिट भी मिलता है। तो ध्यान रखना, इसके अंदर जो अंदर वाला सर्कल है, अंदर वाला वो दिखा रहा है मनी फ्लो। अभी मैंने जो बनाया था उसमें बाहर वाला दिखा रहा था मनी फ्लो, इसमें अंदर दिखा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो सही लगता है उससे बनाइए। और जो बाहर वाला सर्कल है इसके अंदर वो दिखा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, उसमें कहीं पर भी मनी की बात नहीं है, तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है रियल फ्लो। ध्यान रखना, ये बात समझ में आ गया। तो ये सर्कल बिल्कुल सेम है, आपको मैंने नोट्स भेज दूंगा, उसमें से आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, वो लैंग्वेज भी इजी करके लिखवा रखी है मैंने, वो आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो ऊपर ही दे रखा है, पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक है ये। ऊपर दे रखा है रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो मैंने बताया था आपको, जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है दो सेक्टर्स के बीच, उसको रियल फ्लो बोलते हैं। और मनी फ्लो मैंने बताया था जब दो सेक्टर्स के बीच मनी का फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम मनी फ्लो। तो देखो इसका पहले मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है, रियल फ्लो इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। इसका मतलब हुआ कि ये फर्म्स और हाउस होल्ड्स यानी दो सेक्टर्स के बीच गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को शो करता है, जबकि ये मनी के फ्लो को शो करता है। देखो लिखा हुआ है इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, ये मनी के फ्लो को शो करता है फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बीच। समझ में आ गया। एक्सचेंज, देखो ये लिखा है काइंड ऑफ एक्सचेंज, मतलब इसमें किस चीज़ का एक्सचेंज होता है वो बताएगा। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज को बताया जाता है, जबकि इसमें इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, इसमें मनी के एक्सचेंज को दिखाया जाता है। समझ में आ गया। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, ध्यान दीजिए, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। अगर आपको याद हो छोटी क्लासेस में आपने बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है जिसमें मनी का कोई रोल नहीं होता, गुड्स के बदले गुड्स या सर्विसेज के बदले सर्विसेज को ही एक्सचेंज किया जाता है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कई बार, मेरे पास कोई चीज़ है मैं आपको देना चाहता हूँ लेकिन आप वो चीज़ मुझे नहीं देना चाहते, तो हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर मनी है तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, मेरी चीज़ आप खरीद सकते हो अपने पैसे देकर, या आपकी चीज़ मैं भी खरीद सकता हूँ अपने पैसे देकर, उसमें मुझे आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये चीज़ खरीद लो। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती क्योंकि इसमें मनी के बदले आपको कोई भी चीज़ मिल सकती है। इस वाले में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है बार्टर सिस्टम के अंडर, ठीक है। गुड्स के बदले गुड्स खरीदना कई बार प्रॉब्लम दे सकता है। फोर्थ है इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, ध्यान रखना ये नेम, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कह सकते हैं। रियल फ्लो का ऑल्टरनेटिव नेम फिजिकल फ्लो भी होता है, ध्यान रखना, अपने दिमाग में डाल लेना, कॉपी में नोट कर लेना। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो के नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
मनी फ्लो का दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो भी हो सकता है। तो आपसे वो डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो और मनी फ्लो ना बोलकर ऐसा भी बोल सकता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो, ऐसे भी बोल सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नया नाम देख के डर जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए, एक तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ा विद डायग्राम, और दूसरा हमने पढ़ा रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच डिफरेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आते हुए देखा है मैंने। टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ध्यान रखना, इनके नाम में ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान से इनका नाम समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। स्टॉक एंड फ्लो, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे जो होते हैं उनके पास स्टॉक वर्ड काफ़ी जगह यूज़ होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब चीज़ यूज़ होती है। आर्ट्स वाले बच्चों को भी बता दूं कि हमारे पास जितना भी माल बचा होता है किसी भी कंपनी के पास, उसे बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और जो हम माल नया लाते हैं ओपनिंग स्टॉक, उसे बोलते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, जो हम नया शुरुआत करते हैं जितने माल से। तो स्टॉक का मतलब होता है कोई भी माल जो बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, अभी सिर्फ आपको मैंने इसका बेसिक मीनिंग बताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार इसमें डिफरेंस में भी आ जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछ सकता है वो आपके स्टॉक या फ्लो के। तो पहले इनका मीनिंग मैं आपको बता दूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास अभी 5 रुपये हैं, ठीक है, और एक लाइन में बोल रहा हूँ इस महीने मेरे पास 5,000 रुपये आए, जिसमें से 4,995 रुपये खर्च हो गए, यानी कि 5 रुपये बचे। बात समझ में आई? दोनों बातों में क्या डिफरेंस आ रहा है? मैंने एक लाइन बोली मेरे पास अभी 5 रुपये हैं, अभी मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ध्यान रखना ये बात। अभी मेरे पास 5 रुपये हैं और इस महीने में मेरे पास 5,000 रुपये आए और उसमें से 4,995 रुपये चले गए, ठीक है। 4,995 रुपीज़ उसमें से मैंने खर्च कर दिए। तो वो मैं बात जो मैं सेकंड लाइन बोल रहा हूँ 5,000 और 4,995 रुपये वाली, वो एक लंबे टाइम के लिए बोल रहा हूँ, वो एक महीने की बात कर रहा हूँ। इस महीने मेरे पास ऐसा हुआ, उसको बोलते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखना, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्टॉक हम कब बोलेंगे? जब किसी भी वैल्यू को हम मेज़र करते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे मैंने बोला 5 रुपये मेरे पास अभी हैं, तो उसे बोलेंगे स्टॉक। मेरे पास पैसों का स्टॉक है 5 रुपये का, उसे बोलेंगे स्टॉक, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आया और चला गया इतने टाइम में, एक महीने के अंदर, उसे बोलेंगे हम फ्लो। ध्यान रखना। तो देखो इसकी डेफिनेशन में भी कुछ ऐसा ही दिया है, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time। ध्यान रखना, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। एक वर्ड पे पूरा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम किसी भी चीज़ को जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं तो उसे बोलते हैं स्टॉक, और जब उसी चीज़ को हम मेज़र करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में, कुछ लंबे टाइम में, तो उसे बोलते हैं फ्लो। समझ में आ गई बात? हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ टंकी में अभी 50 लीटर पानी है, तो वो हो गया स्टॉक, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अभी कितना है। और अगर मैं बोलूँ सुबह पानी आया था 1,000 लीटर, जिसमें से 500 लीटर खर्च हो गया, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 1,000 लीटर आया था, 500 लीटर खर्च हो गया, ये मैं एक लंबे टाइम की बात कर रहा हूँ, सुबह से अभी तक की बात कर रहा हूँ, उसे बोलेंगे हम फ्लो। ध्यान रखना, क्योंकि उसमें पीरियड ऑफ टाइम यूज़ हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट आपको शायद क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। इट इज़ नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसमें कोई टाइम नहीं होता, ये बिल्कुल अभी की बात हो रही है, ध्यान रखना ये बात। और इसमें है इट हैज़ अ टाइम डायमेंशन एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अंदर टाइम डायमेंशन होता है, क्योंकि इसको हम एक पीरियड ऑफ टाइम पर ही मेज़र कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तीसरा है इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक मतलब होता है स्टेबल, कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। मेरे पास अभी 5 रुपये हैं तो अभी 5 ही हैं, ना तो वो बढ़ रहे हैं अभी, ना वो घट रहे हैं। जब वो बढ़ जाएंगे, जब वो घट जाएंगे तो वो फ्लो बन जाएगा, लेकिन अभी वो स्टॉक है, तो क्योंकि वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब जो चेंज नहीं हो रहा, जो सेम है अभी तक। और इसमें है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल,
मेरे पास 5,000 रुपीज़ आए थे, जिसमें से 4,995 रुपीज़ खर्च हो गए। तो इट इज़ कॉल्ड डायनामिक कॉन्सेप्ट, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्होंने। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर डेट पे बोल रहा है ये कि आज मतलब 31 मार्च 2018 है मान लो आज, तो आज की पॉपुलेशन मान लो 131 करोड़ है। तो 131 करोड़ आज की पॉपुलेशन जो है वो अभी है, अभी की बात कर रहा हूँ मैं आज की, तो वो क्या हो गया, स्टॉक हो गया। और अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2018 कि पूरे 2018 में कितने लोगों का जन्म हुआ, कितने बच्चे पैदा हुए, वो हो गया फ्लो, क्योंकि यहाँ पर मैं एक लंबे टाइम की बात कर रहा हूँ, 2018 पूरे ईयर की बात कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्स इन दिल्ली, ये भी एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है कि दिल्ली में कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है, वो हो गया स्टॉक का कॉन्सेप्ट कि अभी कितनी गाड़ियां हैं। और यहाँ पर है मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी 2019, इसका मतलब है कि पूरे 2019 में मारुति ने कितनी गाड़ियां बनाई। तो 2019 एक बड़ा समय हो गया जिसके अंदर हम गाड़ियों की क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो फ्लो कहलाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब है कि अभी कितनी मनी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, तो वो अभी कितनी मनी सर्कुलेशन में है, किस किस के पास कितना कितना पैसा घूम रहा है मार्केट में, उसे बोलते हैं स्टॉक, क्योंकि वो अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शंस इन मनी कि हमने कितना पैसा खर्च कर दिया, कितने सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो फ्लो होता है, ठीक है। नेशनल वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है कि हमारी संपत्ति कितनी है। अगर किसी के पास 10 लाख रुपए की संपत्ति है तो वो उसका स्टॉक है। और इनकम जो होगी उसकी वो बढ़ती घटती रहती है, इनकम जो है वो बढ़ती घटती रहती है। तो नेशनल इनकम क्या हो गया, एक फ्लो का कॉन्सेप्ट हो गया। समझ में आ गया। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, कितना गेहूं आपने स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्टॉक। मेरे पास मान लो 50 किलो गेहूं रखा है, 50 किलो व्हीट रखा है, तो वो स्टॉक हो गया। और क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, कितना व्हीट हमने प्रोड्यूस किया। व्हीट एक दिन में तो प्रोड्यूस होगा नहीं, तो व्हीट प्रोड्यूस करने में 6 महीने या 1 साल का जो टाइम लगेगा वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम, तो वो हो गया फ्लो का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया। तो स्टॉक और फ्लो के बीच सिर्फ एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो बच्चे कई बार इग्नोर कर जाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का। तो ये बात ध्यान रखना कि पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं उसको बोलते हैं स्टॉक है वो, और पीरियड ऑफ टाइम पे जो भी चीज़ हम मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं वो फ्लो है। समझ में आ गई बात इतनी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों मैंने अभी चेक किया है इस चैप्टर में ये 3 ही टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई चौथा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स में से ही आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा, इसके अलावा कोई और टॉपिक नहीं आता। 3 टॉपिक कौन कौन से हैं मैंने बताया आपको। एक तो मैंने बताया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, जिसको मैंने आपको डायग्राम के साथ समझाया था, ये वाला डायग्राम समझाया था, ठीक है। आप दोबारा से देख लेना वीडियो अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो। सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल 2 सेक्टर इकोनॉमी, एक तो ये समझाया मैंने इसमें आपको। उसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने आपको समझाया रियल फ्लो और मनी फ्लो का, ठीक है। रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच डिफरेंस आपको समझाया, जिसका नाम मैंने फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो भी आपको बताया सेकंड नेम। और थर्ड जो टॉपिक हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो के बीच, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम पे आपको मेज़र करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको अभी कहीं से क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर के आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, कुछ MCQs होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, क्योंकि अभी जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगली एक और वीडियो बना के मैं उसमें आपके क्वेश्चंस डाल दूंगा। तब तक आप नोट्स वगैरह से इसको एक बार पढ़ लीजिए, जो लैंग्वेज उसके अंदर लिखी हुई है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो अगली वीडियो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए डालता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, दूसरों को भी कहिए कि वो घर में रहें, ठीक है। चलिए बाय बाय।